सोचिए, सिर्फ एक फैसला, और उस एक फैसले ने भारत की सुरक्षा का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कंधार हाईजैकिंग की। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे फैसले की जिसकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। ये जो बात अभी कही गई है ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये कंधार की असलियत है। ये हमें बताती है कि इतिहास के जो सबसे बड़े मोड़ होते हैं वो हमेशा जंग के मैदान में नहीं आते। कई बार वो एक बंद कमरे में लिए गए फैसले से आते हैं, और उसकी कीमत वो तो पूरी की पूरी पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। तारीख थी 24 दिसंबर 1999। क्रिसमस से ठीक एक शाम पहले का दिन। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल था, एक रूटीन फ्लाइट। प्लेन में 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे। उस वक्त किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी के साथ साथ देश के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो शाम के करीब 5:30 बजे प्लेन हवा में था। अंदर केबिन में सब कुछ शांत, एकदम नॉर्मल। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 35 मिनट बाद ये पूरी शांति एक झटके में खौफ में तब्दील हो गई। हुआ ये कि 5 लोग नकाब पहने हुए अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में चाकू और ग्रेनेड थे। सोचिए, एक पल में प्लेन के अंदर का पूरा माहौल बदल गया। और जब एक नौजवान रूपन कटियाल जो अपने हनीमून से लौट रहे थे, उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, विरोध करने की कोशिश की, तो उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। और ये तो उस खौफनाक खेल की सिर्फ शुरुआत थी, जो अगले 7 दिनों तक चलने वाला था। हाईजैक होने के बाद प्लेन भारत की तरफ मुड़ा और अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। और यहीं वो गोल्डन चांस था, वो 40 मिनट जहां इस पूरे संकट को खत्म किया जा सकता था। लेकिन जो वहां हुआ वो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी चूकों में से एक गिना जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत के बेस्ट कमांडोज एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार थे। रनवे को ब्लॉक किया जा सकता था, प्लेन को रोका जा सकता था, एक तेज ऑपरेशन बिल्कुल मुमकिन था। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि दिल्ली से कोई ऑर्डर ही नहीं आया। वो कीमती 40 मिनट बस इंतजार में निकल गए और प्लेन में फ्यूल भरा गया और वो फिर से उड़ गया। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत भारत को अगले 20 सालों तक चुकानी पड़ी। अब अमृतसर से निकलने के बाद वो प्लेन एक मोहरे की तरह हो गया था। पहले लाहौर गया, फिर दुबई पहुंचा। लेकिन कोई भी देश इस मुसीबत को अपने सिर लेने को तैयार नहीं था। मतलब पूरी दुनिया बस देख रही थी और 176 भारतीय वो आसमान में बेबस थे, एक देश से दूसरे देश भटक रहे थे। और फिर आखिरकार वो प्लेन उतरा कंधार में, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में। सोचिए, ये उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक थी। एक ऐसी जगह जहां भारत का न कोई दोस्त था, न कोई मिलिट्री सपोर्ट। और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा, डिप्लोमेसी और दिमाग की एक जंग। और दिल्ली में जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बैठी थी ना, उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, 176। ये 176 जिंदगियां थीं। हर नाम के पीछे एक परिवार था, अपनी एक कहानी थी और उम्मीद भरी एक लंबी, बहुत लंबी इंतजार थी। तो अब सरकार के पास रास्ते क्या थे? कोई आसान रास्ता तो था ही नहीं। मोटे तौर पर 3 ऑप्शन थे और तीनों ही बेहद खतरनाक। पहला, मिलिट्री एक्शन ले लो, पर इसमें यात्रियों के मारे जाने का बहुत बड़ा रिस्क था और तालिबान भी इसकी इजाजत नहीं देता। दूसरा, कुछ मत करो, तो हाईजैकर्स और हिंसक हो जाते और बंधकों की मौत तय थी। और तीसरा ऑप्शन, बातचीत करो, पर इसका मतलब था आतंकवादियों के सामने झुकना और देश की सुरक्षा से सीधा सीधा समझौता करना। इन्हीं मुश्किल हालात में एक आदमी अकेले कंधार की उस खतरनाक जमीन पर उतरा। नाम था अजीत डोभाल, भारत के चीफ नेगोशिएटर। उनका मिशन सिर्फ एक था, किसी भी तरह उन 176 भारतीयों को वहां से जिंदा वापस लाना, जहां भारत का कोई जोर नहीं चलता था। ये जो बातचीत थी ना, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह थी। शुरू में तो हाईजैकर्स ने बहुत बड़ी मांगे रखी, $200 मिलियन और 36 आतंकी। उधर भारत में मीडिया और पैसेंजर्स के परिवारों का प्रेशर सरकार पर लगातार बढ़ रहा था। इससे क्या हुआ? बातचीत की टेबल पर भारत की पोजीशन कमजोर होती गई। धीरे धीरे उनकी मांगे कम तो हुई, लेकिन एक नाम पर वो आखिर तक अड़े रहे, मसूद अजहर। और आखिर में सरकार के सामने बस एक ही चॉइस बची थी, एक नामुमकिन चॉइस, 176 बेगुनाह जाने या 3 खूंखार आतंकवादी। और फिर वो फैसला लिया गया, 176 जिंदगियों के बदले में
3 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा। देखिए, ये कोई जीत नहीं थी, ये एक मजबूरी का सौदा था। लेकिन इस सौदे की जो कीमत थी वो बहुत बहुत बड़ी होने वाली थी। और ये कीमत क्या थी? 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर को छोड़ा गया और सिर्फ 2 महीने बाद फरवरी 2000 में उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम का टेररिस्ट ग्रुप बना लिया। और उसके बाद भारत ने जो देखा वो सबके सामने है। 2001 में संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर अटैक और 2019 में पुलवामा का वो भयानक हमला। मतलब एक आतंकवादी की रिहाई ने आतंक की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसकी कीमत भारत ने अगले 20 साल तक चुकाई। कंधार ने भारत को एक बहुत दर्दनाक सबक सिखाया, लेकिन एक जरूरी सबक। इस एक घटना ने देश की एंटी टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस घटना के बाद भारत ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ओवरहॉल कर दिया। नए और बहुत सख्त एंटी हाईजैक प्रोटोकॉल्स बनाए गए। सभी प्लेन्स के कॉकपिट दरवाजों को फौलादी बनाना, उसे मैंडेटरी कर दिया गया। रैपिड एक्शन के लिए खास क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए। और सबसे बड़ा बदलाव, पॉलिटिकली ये तय किया गया कि अब आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं होगी। एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। आज हम एयरपोर्ट्स पर जो इतनी टाइट सिक्योरिटी देखते हैं ना, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं कंधार की उस रात से ही जुड़ी हैं। तो आखिर में ये कहानी हार या जीत की है ही नहीं, ये कहानी है उस कीमत की जो 176 लोगों को बचाने के लिए चुकाई गई। ये एक ऐसा फैसला था जिसका बोझ हमेशा रहेगा, लेकिन उस पल, उस दिन 176 जिंदगियों को बचाना ही सबसे बड़ी और शायद अकेली प्राथमिकता थी। और ये पूरी कहानी हमें आज भी उसी एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या उस रात कोई और रास्ता था, या फिर उस नामुमकिन सिचुएशन में जो फैसला लिया गया वही एकमात्र रास्ता था? शायद इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन कंधार की वो घटना हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है।